प्यारे बच्चों, आज हम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कक्षा 6 का की बुक का चैप्टर नंबर 4 16 महाजनपद। आओ जाने जनपद एवं महाजनपद का उदय, गणतंत्री शासन की परंपरा, मगध का एक विशाल साम्राज्य के रूप में उदय, मगध के प्रमुख राजवंश, इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ हासिल करेंगे। जनपद एवं महाजनपद का उदय। भारत में ऋग्वैदिक युग में राज्य निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत हो गई थी। समाज की आरंभिक इकाई परिवार था। परिवार से ग्राम, ग्राम से जन, जन से जनपद तथा महाजन, जनपद से महाजनपद का निर्माण हुआ। परिवार के लोग प्राय एक ही पूर्वज की संतान थे। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक साथ रहते थे। एक ही पूर्वज से रिश्ता रखने वाले परिवारों के समूह को जन कहा जाने लगा। जन के मुखिया को राजन कहा जाने लगा। वह जन की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाता था। राजन की सहायता के लिए सेनानी, पुरोहित और ग्रामीणी आदि अधिकारी होते थे। राजन की सैन्य सहायता के लिए सेनानी होता था। पुरोहित राजन को धर्मपालन की शिक्षा देता था। इस युग में गाय जन के लोगों की मुख्य संपत्ति होती थी। राजन का मुख्य कार्य जन के लोगों के गोधन की सुरक्षा करना भी होता था। ग्रामीण गांव का मुखिया तथा एक जन के क्षेत्र में कई ग्राम शामिल होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। जन के क्षेत्र धीरे धीरे जनपद कहा जाने लगा। जन के क्षेत्र को धीरे धीरे जनपद कहा जाने लगा। एक जनपद की शुरुआत में एक ही जन के लोग रहते थे। आगे चलकर दूसरे जनों के लोग भी जनपद में आकर रहने लगे। समय के साथ इसके बीच सांस्कृतिक रिश्ते स्थापित हो गए। एक जनपद में नगर और ग्राम दोनों शामिल थे। जीवन में स्थिरता और जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जनपदों का आकार भी बढ़ने लगा। छोटे जनपद बड़े बड़े जनपदों में बदलने लगे। इसके क्षेत्रफल में भी बढ़ोतरी होने लगी। अब उन्हें जनपद कहा जाने लगा। इसी युग को भारत का महाजनपद काल कहा जाता है। वैदिक युग के जन अब 16 बड़े महाजनपद बदल गए। सभी महाजनपद गंगाधार अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल तथा उत्तर में हिमालय पर्वत से दक्षिण में दक्कन पठार तक फैले हुए थे। राजतंत्र। किसी भी राज्य का शासन एक राजा व उसके वंश के उत्तराधिकार तक चला जाता था, राजतंत्र कहलाता था। गणतंत्र। किसी भी राज्य में शासन लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चला जाता था, गणतंत्र कहलाता था। ईसा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक भारत में केंद्रीय सत्ता के संगठन में कमी थी। सारा राष्ट्र अनेक छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था। इन्हें महाजनपद कहा जाता था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय व महावस्तु तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महाजनपदों की संख्या 16 दी गई है। संभवतः इनकी वास्तविक संख्या कहीं अधिक थी। इन महाजनपदों में से कुछ राजतंत्री था, कुछ गणतंत्री प्रशासनिक ढांचा अपनाए हुए थे। महाजनपद व्यवस्था के विकास की कहानी। हमें प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में जानकारी वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है। वेद व ब्राह्मण ग्रंथ
भी भारतीय राज्य व्यवस्था की व्यापक जानकारी देते हैं। महाभारत और कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की गहरी जानकारी प्रदान करते हैं। हमें जानकारी मिलती है कि भारत में सभा और समिति लोकतंत्र की प्राचीन संस्थाएं थी। प्रसिद्ध इतिहासकार काशी प्रसाद जायसवाल का कथन है कि सभा और समिति का जन्म ऋग्वेदिक युग में हुआ। सभा और समिति राजा की शक्ति पर अंकुश लगाने का कार्य करती थी। ये संस्थाएं भारत में लोकतंत्रीय मूल्यों के विकास को दिखाती हैं। ऋग्वेदिक जनपद समय के साथ साथ महाजनपदों में बदल गए। महाजनपद राजतंत्रीय एवं गणतंत्रीय व्यवस्था को अपनाए हुए थे। राजतंत्रीय व्यवस्था में राजा का पद वंशानुगत होता था, जबकि गणतंत्रीय व्यवस्था में राजा का चुनाव होता था। आगे चलकर महाजनपद काल में साम्राज्यवाद का दौर शुरू हो गया और इस दौर में मगध महाजनपद सबसे आगे निकल गया। मगध एक विशाल साम्राज्य के रूप में स्थापित हो गया। कुरु इंद्रप्रस्थ, अंक की चंपा, मगध राजगृह है पाटलिपुत्र, काशी की वाराणसी, कौशल की श्रीवास्ती, अवंती उज्जैनी और महिष्मती, सूरसेन की मथुरा, पंचालय छत्र और कपिल। कौशल की श्रीवास्ती, वज्जी की वैशाली, मल कुशीनगर पावापुरी, चैत्य की शक्तिमती, वत्स की कौशाम्बी, मत्स्य की विराटनगर, असमक पोटल पोटनी, कंबोज लाडपुर हाटक, गंधार की तक्षशिला। इन 16 महाजनपदों में प्रत्येक महाजनपद एक दूसरे से संघर्ष थे। शक्तिशाली महाजनपद अवसर मिलते ही कमजोर को हड़पने की कोशिश करता था और छोटे छोटे जनपदों को अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था। समय के साथ साथ गणतंत्री शासन की अपेक्षा राजतंत्र की प्रवृत्ति बढ़ रही थी। उस समय गणराज्यों को भी आवश्यकता अनुसार संघ राज्यों का निर्माण करना पड़ता था। विभिन्न महाजनपद खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए विवाह संबंधों की मदद लेते थे। जैसे कौशल के राजा ने अपनी पुत्री महाकौशल्या का विवाह मगध के राजा बिंबिसार से तथा प्रसन्नजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु से किया, अजातशत्रु के साथ किया। उसने शाक्यों के साथ विवाह संबंध स्थापित किए। वत्स के राजा विदेह की राजकुमारी का विवाह वत्स के राजा ने विदेह की राजकुमारी से विवाह किया। अंत विवाह संबंधों से राज्यों की मित्रता स्थापित की जाती थी। भारत में गणतंत्री शासन की परंपरा। महाजनपद युग में भारत में एक प्रकार की शासन पद्धति नहीं थी। कहीं कहीं राजतंत्री शासन प्रणाली थी तो कहीं कहीं गणतंत्री शासन प्रणाली थी। कहीं कहीं दोनों प्रकार की शासन प्रणाली का समन्वय था। गणतंत्री शासन प्रणाली में गण का मुखिया निर्वाचित शासक होता था। मल्ल वज्जी गणतंत्रीय शासन प्रणाली पर आधारित थे। गणतंत्री शासन प्रणाली में जनों को समान अधिकार प्राप्त थे। सभी गणतंत्रीय राज्यों में समान शासन व्यवस्था नहीं थी। गणतंत्री शासन प्रणाली में नागरिक को स्वतंत्रता व समानता का महत्व दिया जाता था। इस व्यवस्था में शासन और सत्ता के अधिकार किसी व्यक्ति विशेष के हाथों में न होकर गण अथवा विभिन्न व्यक्तियों के हाथों में होते थे। गणराज्य सर्वोच्च अधिकारी नायक प्रधान या राष्ट्रपति होता था। यह गण या संघ की सभा द्वारा सामान्यतः जीवन काल के लिए निर्वाचित होता था। कभी कभी गण के मुखिया वंशानुगत भी होते थे। गणतंत्री शासन प्रणाली में राजा एक प्रतिनिधि परिषद की अध्यक्षता करता था और गणराज्यों का शासन एक
सर्वोच्च परिषद के हाथों में होता था। इस परिषद में युवा और वर्ग दोनों शामिल होते थे। इन सभाओं में वाद विवाद होता था। इन राज्यों का लंबे समय तक अस्तित्व बना रहा। लोग गणतंत्र की तुलना में राजतंत्रीय शासन प्रणाली को अच्छा मानते थे। ऐसी परिस्थिति में मगध के नेतृत्व में शक्तिशाली राजतंत्र का उदय हुआ। मगध महाजनपद का एक विशाल साम्राज्य के रूप में उदय। मगध के शासक बहुत योग्य शासी थे। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग एवं महापद्मनंद जैसे शक्तिशाली शासकों ने मगध को दूर दूर तक विस्तार किया। उन्होंने एक विशाल सेना तैयार की जिसमें पैदल, रथ, घुड़सवार और हाथी शामिल थे। इस क्षेत्र में हाथी प्राकृतिक रूप से बहुलता में थे। मगध राज्य के उदय में वहाँ की भौगोलिक स्थिति ने भी अहम योगदान दिया। यहाँ की नदियाँ गंगा, सोन तथा चंपा कृषि तथा यातायात में सुदृढ़ आधार प्रदान कर रही थी। मगध में लोहे की बड़ी बड़ी खदानें थी। मगध क्षेत्र की भूमि काफी उपजाऊ थी और इस क्षेत्र में पानी भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। नए नगरों के उदय और धातु के सिक्कों के प्रचलन में भी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया। यहाँ साम्राज्य को व्यापारिक उत्पादनों पर चुंगी लगाकर खूब कर प्राप्त कर होता था। इस साम्राज्य का वातावरण अन्य राज्यों की अपेक्षाकृत अधिक राजतंत्र था। मगध के प्रमुख राजवंश आर्यक वंश। बिंबिसार, इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक बिंबिसार था जिसने 544 ईसा पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। वह साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। बिंबिसार ने अंग राज्य को विजित कर मगध का विस्तार शुरू किया। उन्होंने अपने पुत्र अजातशत्रु को अंग का शासक नियुक्त किया। मगध का आरंभिक राजधानी गिरिवज्र राजगृह थी। अजातशत्रु 492 ईस्वी पूर्व में अपने पिता बिंबिसार के बाद मगध का शासक बना। वह इतिहास में कुणिक नाम से भी चर्चित है। इम्पोर्टेंट उपनाम उनका कुणिक। अजातशत्रु ने दीर्घकालीन संघर्ष के उपरांत काशी व वज्जीसंघ को जीतकर मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। अजातशत्रु के शासन काल में राजगृह की सतपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध सभा 483 ईस्वी पूर्व का आयोजन हुआ। अजातशत्रु की 460 ईस्वी पूर्व में उसके पुत्र उदयन द्वारा हत्या कर दी। उदयन ने 460 ईस्वी पूर्व से 445 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। उसने गंगा व सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र कुसुमपुरा नामक नगर की स्थापना की। वह उसे अपनी राजधानी बनाया। वह जैन धर्म के अनुयायी थे। वे अपने पूर्वजों की तरह राष्ट्रवादी शासक थे। आर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था जिसे शिशुनाग नामक अमात्य मंत्री ने 412 ईस्वी पूर्व में 412 ईस्वी में समाप्त कर मगध पर पुनः अपना प्रभुत्व स्थापित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की। ये मगध के प्रमुख शासकों के काल्पनिक चित्र। शिशुनाग वंश 412 ईस्वी से 344 ईस्वी पूर्व। इस वंश का संस्थापक एवं शासक शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स राज्यों को अपने अधिकार में लेकर मगध साम्राज्य का और विस्तार किया। शिशुनाग ने वज्जियों को नियंत्रण में रखने के लिए पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। शिशुनाग ने 394 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। उसके बाद उसके पुत्र कालाशोक काकवर्ण ने 366 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। उसके शासनकाल में 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन हुआ। महानंदी नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। उसने 344 ईसा पूर्व तक शासन किया। महापद्मनंद
ने शिशुनाग वंश को उखाड़ फेंका और नए वंश की स्थापना की जो नंद वंश के नाम से जाना गया। नंद वंश 344 से 322 ईस्वी पूर्व। महापंद नंद इस वंश का संस्थापक था। उसने विशाल सेना बनाई और उसके प्रभाव में से इक्ष्वाकु, कुरु, सूरसेन, मथुरा, कलिंग आदि राज्यों पर विजय प्राप्त की। महापंद नंद ने साम्राज्य की स्थिरता प्रदान की। महापंद नंद की मृत्यु से पुत्र पांडु शासक बना, लेकिन वह अयोग्य था। उसके बाद कई शासक थोड़े थोड़े समय के लिए गद्दी पर बैठे और अंत में इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक धनानंद बना। वह सिकंदर का समकालीन था। उसके पास 2 लाख पैदल, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ और 3,000 हाथियों की बड़ी सेना थी, परंतु वह प्रजा में अलोकप्रिय था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस स्थिति का लाभ उठाया। उसने कौटिल्य की सहायता से 322 ईस्वी पूर्व मगध पर आक्रमण किया और धनानंद को हराकर नंद वंश के साम्राज्य को समाप्त कर दिया तथा भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। हमारा अध्याय अब यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में बच्चे अगले अध्याय की जानकारी प्राप्त करेंगे।